Yeah, Madam Jade ने start किया. I wanted to ask. I am in class 9. Would like to know which coaching or track should I go for to target JEE 2024. हाँ तो मतलब वैसे तो मतलब मैं इतना इसके मतलब पक्ष में नहीं हूँ, मतलब 9th से फाउंडेशन कोर्स के, बट अगर तुमको ऐसे फाउंडेशन कोर्स करना ही है तो मतलब अपनी लोकल कोचिंग्स पे तुम जा सकती हो। और इस पे भी डिपेंड करता है जैसे तुम कहाँ पे रहती हो, कोचिंग्स का चेंज होता रहता है। तो अगर कोटा का है तो कोटा के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है मेरे को, तो वो बता सकता हूँ मैं। हाँ अतुल बताइए. जैसे कि मैडम जी, आपने वैसे जैसे मैं कुछ ऐड करता हूँ अतुल के आंसर में। जैसे कि आपने बताया कि आप अभी क्लास 9th में हो, तो आप 2014 की नहीं 2024 की प्रिपरेशन के लिए, तो मैं तो अभी यही कहूंगा कि अभी आप 9th क्लास में हो तो जितना हो सके आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस करो, अपने बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से अच्छे स्ट्रॉन्ग करो। और यदि आप 10th के बाद में भी अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो आराम से हो जाता है आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अभी आपका यही काम रहेगा कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा। तो उसके लिए आप, जैसे कि आपकी साइंस की बुक है, उसके अलावा मैथ बुक है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ा करो। और उसमें जो आप 9th में भी काफी एक दो कंपटीशन एग्जाम होते हैं नेशनल, जैसे कि एनटीएससी नाम का, तो उस एग्जाम में पार्टिसिपेट लो ताकि अपने आपको पता लग सके कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरी रैंक कहाँ तक इश्यू कर रही है, ऐसा कुछ। हाँ मतलब जैसे तनिष्का, आप अभी कुछ ऐड अपने करना चाहोगे? मतलब मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। मतलब अभी फिलहाल अच्छा। लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस पे और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस पे ध्यान दे सकते हैं, मतलब आईक्यू के लिए। और मेनली एनटीएससी ओलंपियाड मतलब इन सब एग्जाम्स पे फोकस करना ज़्यादा सही है अभी, मतलब मेरे हिसाब से। और मेरे हिसाब से ये है कि अगर आपके लोकल या रिमोट एरियाज में आपको कोई कोचिंग मिल रही है तो आप कर लो। मतलब ये नहीं है कि आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, लेकिन ठीक है आप थोड़ा थोड़ा देख लो कोचिंग जाके। इससे बताओ और ये सब भी सही रहेगा कि आपको थोड़ी सिटिंग की हैबिट मिल जाएगी, जो 11th 12th में आपको एकदम से इतना ज्यादा बर्डन ना सहना करना ना पड़े। ऐसा नहीं अभी ये नहीं है कि आप अपना मतलब घर छोड़कर किसी दूसरी जगह पे जाओ, अभी आप अपने होम टाउन में कोई कोचिंग कर लो। पर मतलब ये है कि 9th को वीक मत करो, 9th 10th थोड़ी स्ट्रांग रखो अपनी, तब 11th 12th में अच्छा बेनिफिट मिलेगा। कोई रिमोट एरियाज में मतलब ये तीन ही सब्जेक्ट मेन होते हैं अपने, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। या आप देख लो इनकी कोचिंग कर लो, बाकी सब्जेक्ट्स की तो कोई जरूरी नहीं होती। मुझे तो मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, मैंने खुद ने 10th में एलएन में किया था। एक्चुअली आई एम फ्रॉम कोटा, तो मुझे एलएन जाना था 10th में, तो मैंने वहीं से कोचिंग करी है। और मुझे लगता था कि अगर मैं 9th में भी एलएन चली जाती तो हो सकता था मुझे और अच्छा बेनिफिट मिलता उससे। लेकिन अगर आपको अवेलेबल नहीं है वहाँ, आपके एरिया में कोई अच्छी कोचिंग नहीं है, तो कम से कम कोई ऐसी कोचिंग पे ज्वाइन करो जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो एटलीस्ट। सी लाइक आपने कहा था जैसे कि 11th में सिलेबस बिल्कुल ऐसा वास्ट बहुत सारा एक साथ आ जाता है। सो विल इट नॉट बी इजियर कि अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा स्टार्ट मतलब करते रहे, थोड़ा थोड़ा ऐसा कर साथ साथ में? देखो, ये जब हम लोगों ने जो भी यहाँ पे है एज उन लोगों ने 11th में प्रिपरेशन की। हाँ ये बात है कि 12th की सिलेबस थोड़ा ज्यादा हो, बेसिक्स लेवल से लेके अभी 9th में अपना है ना बेसिक क्लियर कर लोगे तो आपको 11th में ऐसी कोई दिक्कत आनी ही नहीं है कि आपको लगेगा ज्यादा है। लेकिन आप 11th से आप चाहो तो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और अभी से आप है ना मतलब जो नेशनल लेवल एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिशन्स और ओलंपियाड कर सकते हो आसान। और आपने ये पूछा है कि फाउंडेशन, ये सही बात है, फाउंडेशन काफी हेल्प करता है। लेकिन आई थिंक हम लोगों ने किसी ने है ना मतलब 9th 10th से किसी ने प्रिपरेशन नहीं शुरू की थी। 10th के बाद से जैसे 11th में आए हम लोगों ने प्रिपरेशन शुरू की थी। तो हाँ आता है कि आप 9th से ये सोच रहे हो कि मुझे उसमें जाना है, तो आप लोग जितना हो सके मतलब अपने सिलेबस पे फोकस करके उनको एनटीएससी वगैरह ओलंपियाड इस पे ध्यान दीजिए, अच्छा रहेगा और आपका कंसेप्ट भी सारे क्लियर हो जाएंगे उससे। आदित्य ने बोला आई एम हाँ out and I joined coaching but due to corona crisis I joined it late. I follow coaching material in any other book or material required.
हाँ मतलब जैसे अगर आपको कोचिंग का मटेरियल सही लगता है, मतलब अगर आपसे क्वेश्चंस इजीली हो पा रहे हैं, मतलब तो मेरे ख्याल से कोई एक्स्ट्रा बुक और इन सब की ज़रूरत नहीं है। कोचिंग का मटेरियल मतलब मोर देन सफिशिएंट रहता है, और नोट्स वगैरह और इन सब के लिए भी ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक्स की ज़रूरत नहीं है। केवल एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक मैं प्रेफर करूँगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मटेरियल पे आप फोकस करोगे उतना ही ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे इधर उधर। तो अगर किसी भी कंसेप्ट को ग्रैस्प करने के लिए सबसे इजी वे है मतलब एक ही जगह से किसी भी चीज़ को पढ़ना। हाँ, इसमें है ना, आपने जैसे कि पूछा है कि कोचिंग क्लासेस के अलावा, देखो मेनली कोचिंग क्लासेस, आप कोचिंग का नाम जान सकता हूँ मैं आपका? अच्छा, आदित्य यहाँ पे नहीं है। वैसे यदि आप कोई स्टैंडर्ड कोचिंग पढ़ते हो, मतलब जैसे बड़ी कोचिंग्स में, तो वहाँ का है ना मटेरियल सफिशिएंट होता है। लेकिन उसके अलावा यदि आप ऐसी कोचिंग में हो जो लोकल कम्युनिटी पे ही करती है काम, तो आप लोग है ना, मतलब जैसे कि सबसे ज्यादा है ना फिजिक्स की एक बुक आती है एस.सी. वर्मा नाम की, जो उसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि वो बेसिक्स लेवल से की चीजें क्लियर करती है। तो आप फिजिक्स के लिए है ना वो यूज कर सकते हो। और उसके अलावा केमिस्ट्री में तो उसके लिए विकी जायसवाल बुक काफी अच्छी है। विकी जायसवाल फिजिकल केमिस्ट्री की आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शायद एम.एस. चौहान आती है। तो मतलब, और इनऑर्गेनिक के लिए आप बेसिकली पहले एनसीईआरटी पढ़ो, और उसके बाद में बाकी चीजें। एनसीईआरटी मस्ट, लेकिन आप पढ़ो कोई भी चीज, लेकिन उसमें ये चीज है कि क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ही करने हैं। मिनिमम आप एक यानी चैप्टर के साथ साथ क्वेश्चन निकालते जाओगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे, उससे ये काफी फायदा मिलेगा। तो फिर मटेरियल चाहे कहीं सा भी सॉल्व करो, और प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व किया करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, उससे काफी फायदा मिलेगा। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेरीज है इंद्रनील राय की। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने स्टार्ट किया है 11th में ऑनलाइन प्रिपरेशंस, बट वो थोड़ा पीछे रह गए अभी उसको बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो वो उसको कैसे मतलब क्या अप्रोच होनी चाहिए उनकी कि वो उसको कंप्लीट कर लें। तो इंद्रनील आप ये बताएंगे आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं अभी? 11th और आप या 12th पास हो? क्लास 11th में। 11th में? 11th में। तो देखो पहली बात तो ये ना कि आपको ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप पीछे हो गए हो, ठीक है? आपके पास अभी बहुत टाइम है ना? आप कवर कर सकते हो, ठीक है? अब इश्यू ये है कि आपको जो पीछे का छूट गया है, तो आप ऐसा करो कि आपके पास नोट्स वगैरह तो अवेलेबल होंगे ही जो पहले रह गया है ना? तो अभी थोड़ा थोड़ा टाइम देना शुरू करो। पहले जो आपका पुराना रह गया है ना, उसको रोज से जैसे मान लो 1-1 घंटा देना शुरू करो शुरू में, ठीक है? मतलब मिनी स्टेप ट्राई करो, तो धीरे धीरे आप उसको कवर कर लोगे। आपके पास बहुत टाइम है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो रह गया है तो वो रह ही जाएगा। और जैसे आप मान लीजिए आपको टेस्ट के लिए पढ़ेंगे, ठीक है? तो आपको पता है टेस्ट के टाइम हमारी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, तो आप टेस्ट के लिए पढ़ेंगे तो जो पुराना सिलेबस है आपका वो भी आ रहा होगा, तो आप तब भी उसको थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कर सकते हो। और टेस्ट से आपको पता भी लग जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। और अगर क्या पहले के लेक्चर्स हैं तो आप थोड़ा मतलब डिस्कस कर लो अपने फ्रेंड से। तो ऐसा नहीं है कि वो पहले का रह गया तो कवर करने में दिक्कत आएगी, वो धीरे धीरे कवर हो जाएगा। और उसको थोड़ा थोड़ा टाइम देना शुरू कर दो अलग से, कि आप रोज का दिन का 1 घंटा या 1.5 घंटा उसको दे रहे हो, पुराने जो आपका रह गया है, तो वो कवर हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कोई इतना इशू है कि पहले का रह गया है आपका, अभी अब तक काफी टाइम है। कैन यू प्लीज टेल सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज, मतलब सब्जेक्ट वाइज टिप्स? सब्जेक्ट वाइज जो स्ट्रैटेजी का है, देखिए एक तो होता है ना कि आप एक मैं मेरा पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, होता है कि स्ट्रैटेजी आप किसी की अडॉप्ट नहीं कर सकते, ठीक है? आप उससे सीख सकते हो, पर आपको अपनी खुद की स्ट्रैटेजी खुद बनानी होती है। और ये जो सेंस होती है ना स्ट्रैटेजी डेवलप करने की, ये थोड़ा जब आप पढ़ते हो ना उसके साथ डेवलप होती है, ठीक है? पर फिर भी एक जो मेजर मेजर आइडिया है स्ट्रैटेजी का, मतलब सब्जेक्ट वाइज, वो मैं दे सकती हूँ आपको। कि फॉर एग्जाम्पल जो फिजिक्स है, तो फिजिक्स आप जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या, तो वहाँ थोड़ा फर्क आ जाता है। पर अगर हम ये मान लें कि हमारा सोल टारगेट एडवांस है, तो एडवांस से जो अगर हम फिजिक्स सब्जेक्ट लेते हैं, तो जो एडवांस है वो हमसे कंसेप्चुअल ज्यादा पूछता है। तो अभी अगर जब आप 11th में हो, तो जो मेन जितने भी कंसेप्ट हैं फिजिक्स के, वो सब 11th में ही है मेनली, ठीक है? लाइक आप रोटेशनल मोशन की ज्यादा सेंस डेवलप होगी कि कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करते हैं। कंसेप्ट
सीख जाना एक चीज है, पर उसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिजिक्स में तो मेन यही है कि आपको कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे कि एक्चुअल में उनको कैसे अप्लाई करते हैं और उनका मतलब क्या है, ठीक है। बाकी फिर अगर हम आगे केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो जो ऑर्गेनिक है, अगर सबसे पहले हम ऑर्गेनिक क्या है, बहुत ज्यादा वास्ट चीज है, तो आप ना वो नहीं पढ़ सकते सब कुछ। और अगर आप एडवांस में दोगे तो कुछ क्वेश्चन ऑर्गेनिक कैसे होंगे जो आप नहीं बना सकते, क्योंकि वो ग्रेजुएशन लेवल के हैं और आप नहीं कर पाओगे उनको, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में आपको, आप जब प्रैक्टिस करना शुरू करोगे ना, आप फंडामेंटल्स पढ़ लोगे कि मान लीजिए SN1 ऐसे होती है, SN2 ऐसे होती है, पर जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे ना, तो तब आपको एक चीज समझ आ जाएगी अपने आप की क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में आप सिंपल, आपने जो कोचिंग के मतलब जो थ्योरी पार्ट है वो पढ़ के उससे क्वेश्चन लगाओ। मैं स्पेशली रेफर करूंगी कि MS चौहान काफी अच्छी बुक है, ठीक है। तो अगर आप उसको लगा लोगे ना ऑर्गेनिक में, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब आपका क्वेश्चन अटकेगा, ठीक है। फिर बात है इनऑर्गेनिक की। तो इनऑर्गेनिक बेसिकली ये है कि आपको याद होना चाहिए एट मैक्स, ठीक है। और इनऑर्गेनिक ऐसा पार्ट है कि आप स्कोर कर सकते हो उसमें अगर आपको याद है, ठीक है। उसमें ज्यादा कंसेप्ट कुछ नहीं होते हैं, बस थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, तो वो आप जब पढ़ोगे तो आप सीख जाओगे वो। तो उसमें मेन पर वो स्कोरिंग होता है, तो उसको सीखना जरूरी है। बाकी फिजिकल है, फिजिकल में बहुत थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हैं, उन्हें पढ़ के और उन पे क्वेश्चन बनाना है। तो फिजिकल को बहुत ना मेजर पार्ट प्ले नहीं करेगी, पर ये है कि उससे आप क्वेश्चन बना सकते हो, तो कंपैरेटिवली इजी पड़ेगी। तो ऑर्गेनिक को ये है कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा सीखने के लिए, बाकी 2 जो पार्ट है वो हो जाएंगे। और बाकी बची मैथ्स तो मैं ये समझती हूँ कि मेन, वैसे प्रैक्टिस तो सब में ही है, पर मैथ्स से ये है कि कंसेप्ट पढ़ा और बस क्वेश्चन लगाने हैं, जितने ज्यादा लगा सकते हो जितने ज्यादा, क्योंकि तभी आप मैथ्स सीख पाओगे। नेक्स्ट क्वेरीज अतुल के लिए है, अतुल भाई के लिए। मोहम्मद तबी सिद्दीकी ने पूछा है कि उनको फिजिक्स पढ़ने में काफी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए आप कुछ टिप्स देना चाहे तो। ओके, तो मतलब आप कोई कोचिंग जा रहे हो या फिर मतलब टीचर जो पढ़ा रहा है वो समझ नहीं आ रहा है आपको, या फिर सवाल नहीं बन रहे हैं? मेन प्रॉब्लम क्या है? सर सवाल नहीं बन रहे। सवाल नहीं बन रहे हैं मतलब आपके कंसेप्ट्स वीक है, इसका मतलब सवाल नहीं बनने का फिजिक्स में तो मेरे को मेजर कारण यही लगता है। तो सबसे पहले आप मेरी तो अपने, हाँ, तो सबसे पहले आपके पूरे जो नोट्स हैं वो कम से कम एटलीस्ट कवर्ड होने चाहिए, फॉर्मूलाज और नोट्स, ठीक है। उसके अलावा कंसेप्ट के लिए आप HCV पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव दिया रहता है। तो जब आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हो तो मतलब एक सेंस बनता है, आप धीरे धीरे इमेजिन करते हो चीज़ों को, तो उससे आपका कंसेप्ट बिल्ड होता है। उसके अलावा HCV में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब जो न्यूमेरिकल्स के ऊपर रहते हैं, एक्सरसाइज 1, तो आप वो ऑब्जेक्टिव वाली पूरी लगाओ, क्योंकि उसमें कंसेप्ट्स का काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है हमारा। तो आप वो पूरी लगाओ और ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स पूछो। तो एक बार आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि कंसेप्ट्स बन रहे हैं, उसके बाद फिजिक्स में कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन और मैनिपुलेशन है। और मोहम्मद मोहम्मद, मैं एक बात तो बोलना चाहूंगा कि यदि आप है ना, आपको फिजिक्स में बहुत सारी दिक्कत आ रही है ना, तो इसका मतलब हम लोग है ना, जैसे कि कितना भी पढ़ ले या ना, एक तरह से हम पढ़ते हैं ना कुछ चीज, तो जब तक है ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए मतलब फिजिक्स में क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल हो। मेरे साथ भी ये सेम प्रॉब्लम हुआ करती थी। फिर हम लोगों ने फिर पता लगा मेरे को भी कि यार क्वेश्चन है ना, हम लोग यदि एक चैप्टर के 10-15 क्वेश्चन करते हैं ना, तो भी वो सफिशिएंट नहीं। कम से कम आपको एक चैप्टर के है ना 100 के आसपास क्वेश्चन करो। इससे है ना कंसेप्ट जितने ज्यादा क्लियर होंगे, क्योंकि क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर होते हैं, और कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप है ना आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, हो सकता है कि आपको स्टार्ट में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो प्रदेश, मेरा ही सजेशन है कि जैसे देखिए, एक तो क्वेश्चन नहीं बनते ना, उसका कहीं ना कहीं रीजन होता है, जैसे अतुल ने बोला कि कंसेप्ट आपका वीक है। पर फिर भी है कि कंसेप्ट आप एक बार सीख लेते हो, और फिर भी अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है ना कि आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इशू ये है कि है ना, आप अप्रोच नहीं सीख पा रहे हो कि क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि देखो, हर जगह आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप ना सॉल्व एग्जाम्पल्स पढ़ लो बस, ठीक है। मतलब मैं ही नहीं कह रही कि हर को करके देखो, पर आप पढ़ोगे ना तो आप एक सेंस डेवलप हो जाएगी कि क्वेश्चन देखो कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, तो इसको ऐसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा अगर आप सॉल्व क्वेश्चन पढ़ लोगे। एक बार आप वो ट्राई करके देखना, आई गेस वो हेल्प करेगा डेफिनेटली।
ओके मैं विधि, पूछ आप आंसर दीजिएगा। हाँ विधि, आप आंसर दीजिएगा। जो निखिल कटियार की क्वेरीज है कि हाउ मेनी हार्स शुड वी गिव टू ईच सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू क्रैक जेई। स्टैंडर्ड में 11th क्लास। ओके, तो बेसिकली ये देखिए कि और आप मतलब आपका कोई सिटिंग टाइम आपने लाइक अभी स्टार्ट किया है या आपके पास है कुछ कि मेरा सिटिंग टाइम इतना है? क्योंकि एक्चुअली क्या है, जैसे अगर हम खुद से कह देंगे कि ठीक है आप 3-3 घंटे तीनों पढ़ लीजिए, पर हो सकता है 9 घंटे आप पढ़ ही ना पाते हो, तो आपको क्या रहता है, आपका एवरेज सिटिंग टाइम कैसा रहता है? बात ये है कि अच्छा आप 2 घंटे से ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। हाँ तो आप मैं बेसिकली होता है कि देखो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो है, जितनी स्टडीज बताती हैं वो यही कहती हैं कि आप 40 मिनट से ज्यादा कोई चीज फोकस के साथ पढ़ ही नहीं सकती एक बार में, ठीक है? तो मैं तो आपको यही कहूंगी कि देखो पहले अगर आपकी सिटिंग टोटली 2 घंटे है तो वो तो ऑब्वियसली आपको हेल्प नहीं करेगी, आपको सिटिंग आपकी बढ़ानी पड़ेगी। तो उसे धीरे धीरे बढ़ाओ और ना 40-40 मिनट के स्लॉट रखो, ठीक है? स्टार्टिंग में 40 मिनट का स्लॉट, उसके बाद बचते हैं 20 मिनट 1 घंटे में, उसके बाद 10 मिनट ये प्रिपेयर करने के लिए कि अब आपको आगे क्या करना है, और 10 मिनट आपका ब्रेक, ठीक है? तो बाकी अब आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं? देखो मैं सब्जेक्ट काउंट करती हूँ। अभी तो आप 11th में हो तो आपके पास फिजिकल आ गई और तीनों ही आ गए, सब्जेक्ट होते हैं 5 टोटल, ठीक है? तो फिजिक्स, मैथ्स और 3 केमिस्ट्री, है ना? तो फिजिक्स को एटलीस्ट 2 आवर्स, मतलब 2 आवर्स तो कम से कम आपको देने पड़ेंगे, और बाकी मैथ्स को भी एग्जैक्टली 2 आवर्स, और एटलीस्ट केमिस्ट्री को लाइक 2 आवर्स मीन 40 मिनट टू बी प्रिसाइज। और केमिस्ट्री को फिर वही कि आपके पास 3 है तो आप रोज कोई 2 पढ़ लो, ठीक है? तो अभी आपके स्टार्टिंग के ऑलमोस्ट कितने हुए, 6 घंटे के आसपास हुए, तो 6 घंटे में आपके 40 मिनट है, तो पहले इतना ही रखो, ठीक है? और 40 मिनट वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करो पहले, फिर धीरे धीरे जब आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा ना तो फिर सिटिंग मैटर नहीं करेगी आपके लिए, आप खुद से ही पढ़ लोगे फिर, ठीक है? कर सकते हैं अपन। आप कह दो कि 2 घंटे ज्यादा नहीं पढ़ पाते तो तुमको 6 घंटे करने हैं, 6 घंटे नहीं करने, वैसे कम ही करने, 40 मिनट पढ़ना है अपन को तो जो 1 घंटे में से, ठीक है? तो कर पाओगे आप? मतलब ऐसे स्टार्ट करो शुरू में, ठीक है? मैं कहूंगी कि आपको तीनों पढ़ने चाहिए रोज, कि उससे क्या रहता है कि आप एक तो बोर नहीं होते, आपके पास वैरायटी ज्यादा रहती है, और ना आप ये ना कि आप अलग अलग टॉपिक वो करोगे ना तो आपको बर्डन नहीं लगेगा, और आप ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाओगे क्योंकि आप डाइवर्स होके पढ़ोगे, ठीक है? और आपको एक जो इंटर रिलेशनशिप होती है ना सब्जेक्ट के बीच की, जैसे फिजिक्स और मैथ्स के बीच की है, वो भी आपको डेवलप करने में आसानी होगी और अप्लाई करने में भी आसानी होगी। तो मैं यही कहूंगी कि आप एटलीस्ट आप तीनों ही पढ़ो रोज। मतलब हाँ ऐसा हो सकता है कि आप कभी नहीं पढ़ पा रहे, पर हाँ कोशिश करो कि आप सबका थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। तो ये है कि 2 सब्जेक्ट का आपने वो पढ़ लिया है, अगर क्वेश्चन लगा लिए हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, तो बाकी एक सब्जेक्ट का थ्योरी पढ़ो एटलीस्ट। और ये है कि तीनों ही ट्राई करो। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस भी है उसमें कि आप किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो ना उसको प्रायोरिटी दो। थैंक्स विधि। नेक्स्ट क्वेरीज अपने पास में है महेंद्र बिश्नोई। तो ये क्वेरीज अतुल गर्ग के लिए है। तो उन्होंने कैलकुलस के रिगार्डिंग पूछा है कि कैलकुलस से कैसे डील करें। ओके, तो कैलकुलस का तो यार ऐसा है कि जिनको इजी लगती है उनको काफ़ी मज़ा आता है कैलकुलस में, और जो डरते हैं फिर वो डरते ही रह जाते हैं। तो और भी कुछ लिखा है क्या? तो ठीक कैलकुलस के है। लिए क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलस में अपन बहुत सारे चैप्टर देखते हैं, कॉम्बिनेशन है बहुत सारे चैप्टरों का, तो किस वे में उसको डील करना कैलकुलस चाहिए? में जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों है, तो लोगों को जनरली डिफरेंशिएशन काफ़ी इजी लगता है, और उसमें ज़्यादा कंसेप्ट है भी नहीं, इंटीग्रेशन काफ़ी वास्ट पड़ जाता है जेई के हिसाब से, मतलब एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं। तो डिफरेंशिएशन तो मैं ये अज्यूम करूँगा कि आप कर ही पा रहे हो, मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चन करो। अगर आपको उसमें भी दिक्कत आ रही है तो पहले आप जैसे नोट्स के हिसाब से चलो, जो नोट्स में क्वेश्चन करवाएं उनको करके देखो, फिर वो नहीं हो रहे हैं तो आप उनका सोल्यूशन देखो। तो आपको कम से कम बेसिक क्वेश्चंस आपसे होने चाहिए जो नोट्स में आपके, तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चंस करने का। उसके बाद आप रिवीजन करो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का, मतलब जैसे एक टॉपिक पढ़ लिया फिर सेकंड पे गए, तो अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ टॉपिक मैं भूल रहा हूँ तो वापस उस पर जाके क्वेश्चंस कर लो या फिर उसके फॉर्मूले देखो। तो आपके पास बेसिक क्वेश्चंस आपसे होने चाहिए, मतलब कि आपको वैल्यू दे दी और आपको
मतलब फंक्शन दे दिया और उसका कोई डिफरेंशिएशन करना है या फिर इंटीग्रेशन करना है, तो ये सब आपसे इजीली हो जाना चाहिए। तो एक बार आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो, उसके बाद आप आपके कोचिंग का जो मटेरियल रहता है, शीट्स वगैरह। ओके, महेंद्र बोल रहे हैं कि इनको लिमिट कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम है। ओके, तो वही है यार, मतलब सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन पढ़ो, मतलब उसके डेरिवेशंस देखो, खुद से करो उनको, मतलब बेसिक समझो पहले, सबसे पहले। उसके बाद अगर आप बेसिक क्वेश्चन कर पा रहे हो तो फिर आपको कॉम्बिनेशन करने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि धीरे धीरे एक ऐसा टाइम तो आएगा जब आपसे क्वेश्चंस होने लगेंगे, आपको दिखने लगेगा कि यार ये दो कंसेप्ट यूज होके सवाल हो रहा है। तो सबसे पहले आप नोट्स अपने कंप्लीट करो, नोट्स के क्वेश्चंस पूरे करो, उसके बाद कोचिंग का जो मटेरियल है उस पे आओ। ठीक है, उसमें जो फर्स्ट बेसिक एक्सरसाइज रहती है वो करो, उसके बाद जेईई मेंस वाली एक्सरसाइज करो, उसके बाद एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, उसके बाद जो सबसे टफ एक्सरसाइज रहती है वो करो। मतलब एकदम ही परफेक्ट करना है इन सब चीज़ों को। तो और वैसे भी आप अगर अपने बेसिक्स क्वेश्चन भी कवर कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट हो जाएगा, तो चांसेस ये रहते हैं कि अगर कोई सवाल आता है तो आप इजीली कर लो उसको। सर जी थोड़ा मेरे को ना टाइम शेड्यूल के बारे में बता दो कि टाइम कैसे मैनेज करें, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी जनवरी का एग्जाम भी ऊपर आ रहा है, तो उस बारे में कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा क्या करे। डिप्रेस मतलब थोड़ा माइंड मेंटल प्रेशर भी है, तो अभी क्या करें कि ये कुछ अच्छा हो जाए। देखो, प्रेशर में ही परफॉर्म करना होता है, तो मतलब मेन बात तो यही है, प्रेशर में ही परफॉर्म करना है अपने को। तो टाइम शेड्यूल का तो यही है यार, सारे फालतू के डिस्ट्रैक्शंस और जितने मिनिमाइज कर सकते हो वो करो, और नींद थोड़ी कम कर सकते हो तो कर लो, बाकी नींद वैसे मेरे हिसाब से सफिशिएंट ही लेनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप शुरू में थोड़ी मेहनत करो क्वेश्चंस पे, जैसे टाइम लगेगा, बाकी आप ट्राई करो कि क्वेश्चंस टाइम लिमिट में हो जाए, पर आप शुरू में जब बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हो तब उन पे टाइम दे सकते हो, क्योंकि उस टाइम आप कंसेप्ट को सीख रहे हो, तो तब जो दिया हुआ टाइम है वो वेस्ट नहीं है। पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो उस टॉपिक पे, तब आप ये ट्राई करो कि जो टाइम रिक्वायर्ड है पर क्वेश्चन वो मिनिमाइज कर सको, जैसे हर क्वेश्चन को 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर करने का ट्राई करो। महेंद्र, आपने जैसे कि बोला है, क्या इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी? अच्छा, आपकी टाइम स्पीड थोड़ी सी स्लो है। तो टाइम स्पीड के लिए मैं एक ही यही बोलना चाहूंगा कि पहले तो जैसे कि अतुल ने बताया था कि स्टार्टिंग में आप टाइम दो बेसिक्स क्वेश्चन पे, लेकिन आगे जब आप थोड़ा सा यानी ठीक लेवल पे पहुंच जाओ, तो आई थिंक आप लोग है ना, जो एग्जाम में हमें जो फील आता है ना, वो सेम टू सेम घर पे ट्राई करो। जैसे कि हम टाइम दिया है, एक शेड्यूल बनाते हैं ना, तो ये होता है कि जेई मेंस का पेपर एज्यूम करके चलते हैं, तो क्वेश्चंस होते हैं, तो एक क्वेश्चन को लगभग 1.5 से 2 मिनट मिलता है। तो 1.5 से 2 मिनट मिले तो उस हिसाब से एक क्वेश्चन यानी टोटल 10 क्वेश्चन ले लिए और आप 20 मिनट ले लिए। एक ही टाइम पे देखो, वहां पे स्टॉप वॉच लगाओ और उसके हिसाब से यानी ट्राई करो कि मैं 20 मिनट में कितने क्वेश्चन कर। स्टार्ट में हो सकता है कि आपको 20 मिनट में ओनली है ना 5-6 क्वेश्चन ही हो, लेकिन आपका धीरे धीरे है ना, अब जब जब ये स्ट्रेटजी आप लगभग 1 से 1.5 महीना फॉलो करोगे ना, तो सच में आपका है ना इम्प्रूव हो जाएगा। और ऐसा टाइम भी आएगा कि 20 मिनट में 10 क्वेश्चन सही हो रहे, बिल्कुल सही, मतलब एक्यूरेसी भी बढ़ेगी आपकी। बस आप ये ध्यान रखना कि रोज का रोज एनालिसिस करते जाना कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, और सिली मिस्टेक्स हो रही है वो कहाँ पे हो रही है। इससे मतलब अपने आप की गलती नोट करो और उसको सुधार करो, नोट करो सुधार करो, इससे काफी इम्प्रूवमेंट होगा। और सर जी कोई मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोई किताब सोल्व, मतलब कोई ऑथर की बुक सोल्व करे, या फिर जो कोचिंग का स्टडी मटेरियल है वही मतलब सफिशिएंट है? आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम जान सकता हूँ मैं? एलन करियर इंस्टीट्यूट। अच्छा, एलन। देखो, पहला स्टार्ट में जाओ तो आप है ना एलन की सारे सॉल्व करो, क्योंकि एलन का मटेरियल सफिशिएंट है, पहली चीज तो ये। और उसके बावजूद मतलब मटेरियल सफिशिएंट है और उसको आप एक एक चीज सॉल्व कर लेते हो, लगता है कि नहीं ये तो मैंने पूरी सॉल्व कर ली, तो फिर बुक्स पे जाओ आप। नहीं तो मेरे मानना यही है कि आप एलन का एक एक चीज सॉल्व कर लोगे तो आपका जरूर, यानी लिमिट में रखो स्टडी मटेरियल, और एलन का सफिशिएंट है, लेकिन उसकी एक एक एक्सरसाइज प्लस एक एक क्वेश्चन। और काफी चीजें हमें ये होती है कि हमें लगता
है कि है ना, कोई डाउट आ जाता तो हम सोचते हैं कि यार इसको रहने देते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि जो डाउट्स होते हैं ना वही एग्जाम में आते हैं, और फिर वो क्वेश्चन क्वेश्चन छूट जाते हैं। ये है कि डाउट को कैसे डील करें। तो डाउट में यही होता है कि जब आपको डाउट आए तो मतलब वहां पे या तो कुछ टिक मार्क कर दो या फिर ऐसे कुछ लिख दो कि है ना कि ये मुझे डाउट है। लेकिन रोज का रोज उसका डाउट सॉल्व करो, मतलब अपने फ्रेंड से पूछ लो या फिर किसी से अपने टीचर से कंसल्ट कर लो। तो उससे ये होगा कि जितना होगा ना रोज के रोज डाउट आपके सॉल्व हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा। एक मोहम्मद का क्वेश्चन आया है, मोहम्मद ताबिश का। सर या मैम, मैं आप लोगों से डाउट्स कैसे पूछ सकता हूँ? एंड ऑल्सो आई वांट टू आस्क, आप लोग क्या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन से? प्लीज़ टेल। सो लाइक यार, हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से नहीं हैं। हम सारे मतलब लाइक जितने भी इस प्लेटफॉर्म पे, वेदर वो IITs से हैं या NITs से हैं, ठीक है। तो लाइक हम गाइड कर रहे हैं क्योंकि हमें उस चीज़ का एक्सपीरियंस है। लाइक हमने JEE एडवांस क्लियर करा है हमारे कोचिंग टाइम में, कोचिंग लेके उसके बाद में पेपर देके। सो लाइक वी आर इन द IITs, सो वी नो व्हाट प्रेशर यू आर गोइंग टू हैंडल, हाउ शुड यू हैंडल इट। सो कम हेयर or to clear that exam. It is the second toughest exam in India, so you should be well prepared for that. Okay, मोहम्मद ताबिश। सो लाइक इंद्रनील रे का मैसेज है, सर मुझे क्या अलग से शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए या फिर डिटेल नोट्स पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करने से काम चल जाएगा? लाइक यार, तुम्हें शॉर्ट नोट्स अभी ज़रूरत नहीं है, तुम लाइक अभी डिटेल नोट्स पढ़ो। इफ़ यू आर इन 12th, अगर तुम्हारा एंड वक्त आएगा लाइक जैसे दिसंबर आ रहा है और तुम्हारा जनवरी में मेंस होता है, तो तुम्हें ऑलमोस्ट नवंबर में थोड़ा शॉर्ट नोट्स जैसे तुम रिवीजन कर रहे हो ना, तो तुम्हें एक साइड पेपर पे लिख के या तो उसे कहीं चिपका लो या कहीं रख लो। लाइक तुम्हें पूरा वापस से पूरी डिटेल थिंग्स ना पढ़नी पड़े, तुम एक शॉर्ट पॉइंट्स में पढ़ लो कि ठीक है ये इस चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट था, लाइक फॉर्मूला हो गया या फिर कोई क्वेश्चन हो गया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो पूरे कॉन्सेप्ट कवर करता है। लाइक उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिजिक्स की बात करते हैं तो तुम SC वर्मा के एग्जाम्पल क्वेश्चन वापस देख लेते हो तो तुम्हें ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है कि अच्छा इस चैप्टर में इस तरह से काम हो रहा था। अपनी DPPs के थ्रू गो थ्रू हो जाओगे। लाइक मेनली तुम्हें जो शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी ना वो सिर्फ केमिस्ट्री में पड़ेगी, वो भी उसके इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पार्ट के लिए। लाइक जिसके अंदर वो तुम्हारे अपना सॉलिड स्टेट आ जाता है, P ब्लॉक, H ब्लॉक, और अपना ऑर्गेनिक के अंदर पीछे रिएक्शंस आती है, हफमैन हो गई, बहुत सारी रिएक्शंस आती है बाद में। तो उसके लिए तुम्हें ज़रूरी पड़ेगा कि ठीक है मुझे इस रिएक्शन के बारे में वापस रिपीट करना होता है, तो तब तुम्हें उनके लिए शॉर्ट नोट्स बनाना काफ़ी ज़रूरी होगा, नहीं तो वो तुम्हें इस तरह से याद नहीं होगी। ओके इंद्रनील? ओके सर, थैंक यू सर। ओके। विशाल मिश्रा, व्हाट सेक्रीफाइसेस अ JEE एस्पिरेंट्स मेक? लाइक सेक्रीफाइस कुछ नहीं होता, बस तुम्हें टाइम मैनेज करना होता है। लाइक सेक्रीफाइस तो नहीं कह सकते टाइम मैनेज को, लाइक इससे तुम प्रेशर हैंडल करते हो। JEE मेंस के लिए, JEE के लिए तुम कोई सेक्रीफाइस नहीं करते, वहाँ पे अपना तुम करियर सेट कर रहे हो। लाइक तुम्हें अपना करियर बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो टाइम देना पड़ता है ना, तो एक तरह से वही है कि उस टाइम को तुम वहाँ यूज़ कर रहे हो, जो तुम कहीं फ्री में यूज़ कर रहे होगे, कहीं कुछ और कर रहे होगे। Like you are just trying to make your career in a good path, like in a good direction, so that you can have a bright future ahead. Like everyone wants to fulfill his dream, like they have many dreams, so that they can complete it, they can achieve it. So you are just going on that path. Like there is not a sacrifice, it's just like कह सकते हैं कि ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा मौका है कि तुम अपने आप को साबित कर रहे हो, लाइक यू आर गोइंग टू प्रूव योर सेल्फ। सर मेरी कोचिंग, आदर्श का है, सर मेरी कोचिंग का मटेरियल सफिशिएंट है या फिर सर LN वगैरह कोचिंग का मटेरियल भी सर्व करना इंपॉर्टेंट है? माई कोचिंग ईयर लखनऊ। सर लाइक यार, लाइक मैं लखनऊ से नहीं हूँ, मुझे नहीं पता किस तरह का है। लाइक मतलब इम्पॉर्टेंट ये है ना कि तुम लास्ट ईयर के पेपर्स कर लो, काफ़ी है, मतलब एडवांस काफ़ी से तुम्हें 15 to 16 ईयर्स के पेपर मिल जाएंगे, वो कर लो। बाकी जो मटेरियल होता है ना वो जनरली बुक से बनता है, लाइक वेदर वो सिंगेज से बन रहा है या फिर SC वर्मा से बन रहा है, वो उठाते क्वेश्चन वहीं से हैं, बस उनकी वैल्यूज़, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं या थोड़ा सा चैप्टर में से उठा के उसका कॉन्सेप्ट चेंज कर देते हैं। बाकी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तुम अगर बुक रेफ़र कर रहे हो तो तुम्हें इतना मटेरियल के पीछे भागने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम बुक से पढ़ोगे काफ़ी चीज़ें हो जाएगी। लाइक केमिस्ट्री के लिए जनरल 3 बुक्स होती है, जो बालाजी की आती है, अवस्थी हो गई उस तरह वाली, ठीक है, वो उसके लिए हो गई। मैथ्स के लिए तुम सिंगेज कर सकते हो, कुछ भी उठा सकते हो, ठीक है। सर आई वांट टू परस्यू
research instead of engineering, please show guidance. लाइक यार तुम्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी मिल सकता है अगर भरते हो तो उसमें, बाकी आईआईटीज़ के अंदर तुम रिसर्च भी कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे तुम आके सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग में जाते हो. वेदर लाइक इंजीनियरिंग की काफ़ी ब्रांचेज होती है, तो तुम्हें जो स्पेसिफिक चीज़ है लाइक फॉर एग्जांपल किस में रिसर्च करने का है तुम्हारा वो बताओ, फिर मैं उस हिसाब से तुम्हें थोड़ा आइडिया देता हूँ क्या क्या कर सकते हो. ताबिश किस चीज़ के अंदर रिसर्च करना चाहते हो तुम? सर बेसिकली हाँ फिजिक्स में इंटरेस्ट है. सर फिजिक्स में इंटरेस्ट है. फिजिक्स में इंटरेस्ट है. लाइक यार देखो एमएसपी होती है, ठीक है, लाइक वो एमएससी फिजिक्स होती है, इंटीग्रेटेड होती है, लाइक बीएससी एमएससी दोनों. तुम यहाँ पे आके उसमें रिसर्च कर सकते हो कोई भी आईआईटी में. लाइक तुम्हें काफ़ी चीज़ें मिल सकती है, और या तो फिर और मतलब लाइक तुम्हें यहाँ पे आके देखो आईआईटीज़ के अंदर पीएचडीज भी आते हैं, वो भी रिसर्च करते हैं. बीटेक एमटेक होता है, बीटेक वाले भी काफ़ी होते हैं जो रिसर्च इंटर्न्स पे जाते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट उठाते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, काफ़ी चीज़ें करते हैं. उनकी भी थीसिस निकलती है हर साल, लाइक हमारे खुद के होता है. लाइक तुम चाहते हो तो आईआईटीज़ में आके भी रिसर्च की तरफ इंक्लाइंड हो सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो. लाइक यू इफ़ यू वांट अ स्पेसिफिक फील्ड देन यू कैन चूज अ स्पेसिफिक ब्रांच. लाइक इफ़ यू वांट टू चूज अ फिजिक्स then you can choose a MSP over other branches. Like people come into MSP because they are just getting that, they don't come for the research. Like if you are thinking about the research, you can fill MSP anywhere like Bombay, Delhi, Roorkee, Madras, Kanpur. Like you have a research cultures too. Like you have to go through the professors, ask them, so what is this, how should we do. They have many projects of the research going under them. You can accompany them, you can go under them as an associate or as a volunteer. They will be happy to keep you in their team. Like professors are very like supportive one if you are inclined towards the research part. Okay Tabish. Okay, thank you, sir. Sir, I have one more query. Sir, I have one more query. Yeah, Tabish, ask. Sir, what is difference between BTech and BSc? Like generally it's not like a thing like a difference comes when we are going to sit in a placement. Mainly the difference comes when it is a placement type things. Like there they generally give preference to the BTech students over the BSc students. Like that's the thing. Like that's the main difference, nothing else. Like you will not face any difference in the campus anywhere. Like for the on campus placement there may be a difference between this. Like for the MSP and MSc, like Master of Chemistry and Master of Physics, you will slightly do a difference. Instead of Master of Mathematics, like the persons are in mathematics will be as just as the BTech ones. Like they have the course curriculum which the company wants. But for the physics and chemistry, it's the branch which is oriented towards the research part. So that's the difference where it comes. Like for the engineering, like for the BTech, we the IITs produce a skill to the students which is needed by the companies of that field. So mainly the research, mainly the thing is that like we are doing the engineering, you are doing the research, you are just saying the how to make a company a developed one, how to bring new technology. You are seeing the research how to do the things, like what is the present scenario, what we can do. Like there are many differences, but the main difference comes in the placement scenarios. Like when there is going to be online on campus placement, there would be a huge difference. Like I would say huge only. Like many companies would not open, many companies would open. That's the thing. Okay Tabish. Okay, sir. Muhammad Tabish, sorry ma'am, I have one more query. Is the syllabus of BSc and BTech same? Like Tabish, every branch have a different materials. Like they are focusing on the different sectors. Like for example, if you are a CSC students, you are going to do the computer hardware things like the application hardware part. If you are electrical students, then you are going to deal with the circuital things like current and all that, like the circuital things, wirings and all that. If you are a civil engineering student, you are going to deal with the construction things. If you are chemical, then you are going to deal with the chemicals. If you are a meta, then you are going to deal with the materials, technology and all that, how to make them. Like for the physics, you are going to deal with the theory parts, like what is the theories have been developed, what we are going to develop, what we are going to do the research. For the chemistry, you will do the reactions, you are able to found a new compound or anything. That's the thing. Like every branch have a different curriculum courses. Like for in your first year you will be have the same subject, but
like after the first year or in the first year second semester 1 2 or from the second year you are going to have a different subject. That's the thing, like no branch has the same subjects. Maybe there is 1 or 2 subjects which would be in the common, but not all. Like we have almost like 7 plus 6 4, 8, 7 plus 6 13 19, like we are going to have almost 30 to 35 subjects in total BTech. So like every branch has almost 30 subjects apart from each other, like no common in them, nothing is common in them. Like everything is the different thing. Like in every field you are going to discover some new things irrespective of the other branches. Like no branch is going to dwell in that field. Okay ताबिश? और एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, अपने आप को रजिस्टर करने के बाद वहां पे है ना ऑप्शन आता है अपडेट प्रोफाइल। वहां पे अपडेट प्रोफाइल करके अपनी सारी मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फिलअप करो। उससे यानी हमें ये होता है कि आप कभी कभी क्या होता है मोबाइल नंबर गलती से गलत लग जाता है, कभी ईमेल गलत लग जाता है, तो हमारे पास 2-3 अल्टरनेटिव रहते हैं, तो हम आसानी से आपको कर सकते हैं कांटेक्ट। और मैक्सिमम हम आपको यानी जीमेल के थ्रू कोई भी लिंक वगैरह शेयर करते हैं तो जीमेल के थ्रू करते हैं। तो आज ही आप है ना अपना अकाउंट वगैरह सही अपडेट कर लेना, ताकि मतलब सब कुछ सही रहे और हम आसानी से आप तक पहुंच सके। और किसी को कोई क्वेरी? यस सर, और एक क्वेरी। हाँ सर, मेरा जो प्रिपरेशन है वे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कर रहा हूँ। तो वहाँ पे बहुत सारे केमिस्ट्री का टीचर्स है जो केमिस्ट्री का तीनों पार्ट्स अलग से पढ़ाते हैं, और कुछ टीचर्स ऐसे भी है जो तीनों पार्ट्स अकेला ही पढ़ाते हैं। तो मुझको कौन सा कैटेगरी वाला टीचर्स चूज करना चाहिए? आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन सा है? अनअकैडमी प्लस। अच्छा, अनअकैडमी प्लस। यार वो डिपेंड करता है, देखो कोई एक टीचर ही तीनों पढ़ाता हो या 3 टीचर 3 सब्जेक्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये होना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और उसके अलावा जब आप है ना कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो जो जेई मेंस में ऑलरेडी, जेई मेंस या जेई एडवांस में ऑलरेडी आ रखे हैं। उसमें यदि आपके रिगार्डिंग कुछ मतलब आपको लग रहा है कि मेरे से वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो वो टीचर ठीक है और आपको उसको समझ में आ रहा है। यदि वो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको सोचने की जरूरत है, या फिर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे तो आपको सोचने की जरूरत है कि हम कहाँ पे दिक्कत हो रही है। और यदि आपको लगता है कि टीचर चेंज करना चाहिए या फिर अलग फेज में जाना चाहिए तो ठीक है, आप जा सकते हो। बस ये है कि अपने खुद को एनालिसिस करके चेक करो कि मैं किस में ठीक रहेगा मेरे लिए। ओके सर, ओके सर। हाँ, ये जैसे कि हमारी वेबसाइट है, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी इसका फीचर्स यूज करने के लिए आपको इस पे रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने रजिस्टर कर लिया, एज ए मेंटी रजिस्टर करना है आपको। जो मेंटर होते हैं वो मेंटर से रजिस्टर करते हैं। पहले आपको एज ए मेंटी रजिस्टर करना, उसके बाद में अपने अकाउंट को लॉग इन करना है यहाँ से। जैसे कि मैं अपना अकाउंट लॉग इन कर रहा हूँ, तो ये अकाउंट लॉग इन हो गया। उसके बाद में है ना आपको सबसे पहला फीचर मिलता है Q&A सेक्शन। Q&A सेक्शन में आप कभी भी 24 आवर है, कभी भी आप यहाँ पे जाओ, अपना आस्क जो भी आपकी क्वेरीज है आप यहाँ से पुट अप करो। यहाँ पे आप जेई के हो तो जेई के लिखो, नीट है तो नीट है, टैग ऐड करो, और जो भी आपको प्रॉब्लम है यहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। और सेकंड नंबर होता है ब्लॉग्स। ब्लॉग्स हमारे जो मेंटर्स लोग होते हैं, काफी जब उनको देखो बहुत कम को टाइम होता है, कभी कभी जब टाइम मिलता है तो अपने हिसाब से ये ब्लॉग्स लिखते हैं। जैसे कि ये लिख रखा कि हम जेई के दौरान कौन सी मिस्टेक्स करते हैं। ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। मतलब जो हम लोगों ने मिस्टेक्स कर रखी है वो हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके अलावा एक यहाँ पे है कि हम जेई एडवांस के लिए यानी टॉप टिप्स कैसे कैसे कर सकते हैं, तो ये कर सकते। यानी जो भी जिनको टाइम होता है वो उसके हिसाब से ब्लॉग्स लिखता है, तो आप इसको कभी टाइम निकाल के पढ़ लीजिएगा।
ताकि आपको यानी ऐसी काफी चीजें पता चलेगी जो आपको ना पता हो। और ये बेसिकली ये होता है हमारा चैट रूम। चैट रूम में क्या होता है, ये हमारा रात को 9 से 12 बजे एक्टिव रहता है रोजाना, सिर्फ संडे को छोड़ के। तो इसमें आप भी आके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। सबसे पहले इसकी एक चीज है कि आते ही सबसे पहले जनरल चैट रूम ज्वाइन करना, ताकि किसी और में हो न हो, आपकी मैक्सिमम क्वेरीज यहीं पे सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि अभी सारे मेंटर्स प्लेसमेंट के कारण, बिजी होने के कारण अवेलेबल नहीं हो पाते, तो एक जनरल सेक्शन एक्टिव रहता है। तो आप रात को 9 बजे के और रात को 12 बजे तक कभी भी आके अपनी क्वेरीज पुट अप कर सकते हो यहाँ। उसके अलावा हमारा जो मेंटर सेक्शन है, मेंटर में ये इतने मेंटर्स जो जेई सेक्शन के हैं, अभी शायद मेरे कोई नेटवर्क इश्यू है, तो ये जेई सेक्शन के हमारे इतने सारे मेंटर्स अवेलेबल है। तो अभी देखो हम लोग है ना जल्दी एक फीचर्स ला रहे हैं जिसमें आप क्या होगा कि इन मेंटर से सीधा 1-to-1 कांटेक्ट कर पाएंगे। और इससे कांटेक्ट करने के लिए हम वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल नाम का फीचर्स इसी में बिल्डअप करेंगे। और 1-to-1 चैट जैसे कि आपका व्हाट्सएप काम करता है, वैसे हमारा भी ये मतलब प्लेटफॉर्म पे काम करेगा। उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी के लिए आपके लिए काम के सेक्शन Q&A, ब्लॉग्स और चैट रूम है। और उसके अलावा हमारा जो भी सेमिनार्स होगा, तो सेमिनार्स की डिटेल आपको होम पेज पे मिल जाती है अनाउंसमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे नीट वालों का नीट वाले का सेमिनार, IIT जेई वालों का, यहाँ से आप पहले यानी नेक्स्ट सेमिनार लगभग होता है 15 दिन के गैप में, तो यहाँ पे आप रजिस्टर कर दो, आपको लिंक अपने रजिस्टर्ड जीमेल पे मिल जाता है। और उसके अलावा आपको नहीं मिलता तो ये जैसे कि आज का डाल रखा है गूगल मीटिंग, इसको यहाँ से करो, यहाँ से कॉपी Ctrl+C के साथ कॉपी करो और ब्राउजर में पेस्ट करके आप सीधी मीटिंग ज्वाइन कर सकते हो। तो ये है हमारा प्रोसेस अभी तक इंटरेक्ट करने का। उसके अलावा आपको मतलब रात को आप आते हो यहाँ से 9 से 12, कोई मेंटर्स अवेलेबल ना हो, तो आप है ना यानी इस नंबर पे कॉल करके बता सकते हो कि कोई मेंटर अवेलेबल नहीं है, मेरी क्वेरीज है। तो फिर हम कोशिश करेंगे कोई न कोई मेंटर, कम से कम 1 या 2 मेंटर्स तो अवेलेबल रहे। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर ऑल मेंटर्स एंड मेंटीज। नाउ यू कैन लीव। थैंक यू गाइस।